स्टार्ट कर दीजिए मैम। थैंक यू। सभी बच्चों को दोपहर की नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा का समय था, कोरोना पैंडेमिक का। तो आप सब अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी। आज हमारी आपके साथ पहली क्लास है और पेपर का नाम है रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो ये चूंकि ये पहली और इंट्रोडक्टरी क्लास है, आज मैं आपके साथ इस पेपर के विषय में कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी कि इसका सिलेबस क्या है और इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ताकि आप खुद से भी अपने आप अपनी स्टडीज को जो है वो आगे कंटिन्यू कर पाए और समझ पाए। और एक चीज और मैं जो आपके साथ मतलब बात करना चाहती हूँ कि मैं जो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, उम्मीद करूंगी कि आप उन सभी चीजों को साथ साथ पढ़ते जाएंगे और आपका जो भी प्रश्न होगा वो भी आप मुझसे साथ साथ पूछते जाइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपने क्वेश्चंस को पूछेंगे, हमें क्लास को आगे बढ़ाने में, इफेक्टिवली आगे बढ़ाने में उतनी मदद मिलेगी। नंबर 2, आपकी कॉन्सेप्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या सीख रहे हैं इस पेपर में। और तीसरा कि पेपर में जब भी पेपर आएगा तो इसमें प्रश्नों के उत्तर किस तरह से हम दे पाएंगे, उन सब चीजों के बारे में आज मैं आपके साथ थोड़ा सा समराइज वे में कोशिश करूंगी कि मैं आपसे बात करूं। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी जिज्ञासाएं हैं, वो आप मुझे प्रश्न पूछकर, मतलब प्रश्नों के थ्रू, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू जो है वो बात कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स भी देखती रहूंगी साथ साथ। तो मैं अपनी क्लास को शुरू कर रही हूँ। एक बार फिर से आप सबका 4th सेमेस्टर की क्लास में स्वागत है और हम सब यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि इस पेपर को हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और मैं फिर बार बार आपके पास एक बात रिपीट करती रहूंगी, इनफैक्ट इन जनरल, ताकि आप सब इस बारे में बहुत जिज्ञासु रहें कि आपको प्रश्न पूछने हैं और पूछने चाहिए। ये आपका अधिकार है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर हूँ। तो मैं अपनी जो आज की क्लास है, जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसमें सबसे पहले सिलेबस को शेयर करना चाहूंगी, ताकि आप सब ये जान पाए कि इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। ये पेपर हमसे मतलब क्या चाहता है एज ए स्टूडेंट, मतलब हम आपको इस पेपर के थ्रू क्या बताना चाहते हैं और आप क्या क्या चीजें सीखने के स्थिति में आ जाएंगे जब इस पेपर को पूरा कर पाएंगे, यानी कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। तो आपके पेपर का नाम, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, अभिव्यक्ति अधिगम यानी कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग इस पेपर का नाम है। रिफ्लेक्शन शब्द से क्या अभिप्राय है? रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आप किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को, किसी भी दृश्य को देखकर उसे अपने शब्दों में कैसे बताते हैं, आपकी सोच उसके बारे में क्या कहती है। आपके पास मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to all? आप मुझे मैसेज में प्लीज बता देना अगर मेरी आवाज में कोई इशू है तो। मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अभी। तो अभिव्यक्ति, रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आप किसी भी वस्तु को देखकर, किसी भी घटना को देखकर अपने किसी अनुभव से क्या समझते हैं, आपने क्या सीखा है, आप उसे किस तरीके से दूसरे व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, वो आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन में एग्जैक्ट हिंदी जो है उसकी अभिव्यक्ति है, पर यहाँ पर केवल अपनी अभिव्यक्ति से मतलब यहाँ पर नहीं है, मतलब केवल शब्दों को उच्चारित करने से, अभिव्यक्त करने से अभिप्राय हमारा नहीं है, बल्कि हम अधिगम अभिव्यक्ति की बात करें, अभिव्यक्ति अधिगम की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको किसी वस्तु को लेकर आपका क्या विचार बनता है, आपका वो विचार कैसे बना है, और उस विचार का जो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में बन गया है,
उसका आप पर और आपके आसपास के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप अभिव्यक्ति अधिगम में उन सब चीजों को देखते हैं। यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी चिंतन क्षमता यानी कि जो आपकी सोचने की शक्ति है, क्षमताएं हैं उसमें, और आपने जो अनुभव किया है उसमें, और आप जो महसूस करते हैं, उन सभी का एक सम्मिलित रूप जो है वो आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है या आपकी अभिव्यक्ति कहलाती है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जब हम जीवन में अलग अलग लोगों की अलग अलग बातों को सुनते हैं, अलग अलग दृश्यों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मूवी देखी है, उस मूवी में लेखक के भी विचार हैं, जिसने उस मूवी को बनाया है उसके भी विचार है, जो निर्देशक है उसके भी हैं, जो उसमें अभिनय कर रहे हैं उन लोगों के भी विचार और अभिवृत्तियां प्रवृत्तियां सब उसमें शामिल है, लेकिन ओवरऑल वो एक मूवी है ना। तो इसी तरीके से आपकी जो सोच बनती है, आपका जो व्यवहार होता है, आपके जो महसूस करने की क्षमताएं होती हैं, संवाद करने की क्षमताएं होती हैं, उन सभी का एक कलेक्टिव रूप, एक सामूहिक रूप जो है वो आपकी अभिव्यक्ति या आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है, जो आपके अपने नजरिए को, आपके अपने दृष्टिकोण को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करता है, उसको दिखाता है। ठीक है, तो अभी जो अभिव्यक्ति, आप रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे थे, इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। इकाई 1 में अभिव्यक्ति और विचार अभिव्यक्ति, अधिगम और विचार अभिव्यक्ति की समझ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो सिलेबस है उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है आपके सामने। आप अंग्रेजी को भी साथ साथ लेकर चल सकते हैं, और इंग्लिश में जो टर्म्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो समझ है वो बेहतर बनी रहे। तो यहाँ पर अधिगम मतलब लर्निंग, और विचार अभिव्यक्ति मतलब, जैसे मैंने अभी शुरू में ही बात की, रिफ्लेक्शन क्या है, आप उसे कैसे समझते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ वो है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना क्या होगा, जब भी हम कहीं किसी नई जगह पर जाते हैं, कोई नया काम करते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति हमें अपनी कोई बात बता रहा होता है, कुछ दिखा रहा होता है, वो सभी जो है वो हम जब देखते हैं तो हमारे मन में उसको लेकर कोई ना कोई विचार जरूर आता है। फिर उस विचार के साथ कुछ और विचार जुड़ते जाते हैं, कैसे है, क्यों है, कब हुआ, इसका क्या फायदा होगा, इसकी क्या प्रासंगिकता होगी, क्या उपयोगिता होगी, उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। इन सब डिस्कशंस के बाद जो अगली बात हमारे मन में आती है कि क्या हम उससे अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ पा रहे हैं, कोई समझ बना पा रहे हैं, कोई चीज है जिसको हम अपनी अभिव्यक्ति में उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मतलब तो अधिगम का मतलब वो सब सीखना ही होगा। और सीखना क्या है, हम जब भी कोई चीज नहीं देखते हैं तो हमारे मन में नए नए विचार आ जाते हैं। बेसिकली वो विचार जो है वो हमारे काम करने की जो शैली है उसके लिए विकल्प के रूप में काम करते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं, इस काम को इतने इतने तरीकों से किया जा सकता है। मान लीजिए रोटी बनाने का ही विचार है, किसी ने कहा कि इसको चूल्हे पे सेकनी है, किसी ने गैस पर, किसी ने स्टोव पर, किसी ने कहा चने की बनाएंगे, किसी ने गेहूं की बनाएंगे। तो जो व्यक्ति सुन रहा था उसके दिमाग में रोटी बनाने से लेकर रोटी कैसे बनेगी, किन चीजों से बनेगी, 20 विचार जो है उसके सामने आ जाते हैं। तो अब वो अपनी जरूरत के हिसाब से उनमें से किसी भी एक चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो हमने उस चीज को सीखा है, जाना है, समझा है, तो वो हमारा अधिगम होगा। लेकिन ये जो किसी चीज को जानना है, किसी चीज को सीखना है, अगर ये स्थायी है तो ही हम इसको सीखने या अधिगम की श्रेणी में रखते हैं। अगर आप तत्काल भूल जाते हैं चीजों को लेकर तो फिर वो हमारा सीखना नहीं होगा, क्योंकि भूल ही गए तो फिर आप उसको अपनी जीवन में उपयोग नहीं कर पाएंगे ना। बेसिक बात ये। तो अधिगम या फिर सीखने का एक, अगर बिल्कुल सटीक शब्दों में कहना चाहूं तो वो है आपको व्यवहार में परिवर्तन। अगर किन्हीं चीजों को जानकर, सुनकर, समझकर आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, यानी कि पहले कोई समस्या थी आपके पास पर आपने किसी चीज को जान लिया, समझ लिया, उसकी प्रक्रिया से निकल गए आप, तो अब आपके व्यवहार में परिवर्तन क्या आया कि अब आपको उस वस्तु विशेष, उस काम विशेष या उस घटना विशेष के बारे में किसी दूसरे इंसान से पूछना नहीं पड़ेगा। जब दोबारा वो स्थितियां आएंगी तो आप उस काम को अपने आप से कर पाएंगे। तो आपके व्यवहार में ये बदलाव आ जाएगा, ये परिवर्तन आ जाएगा कि अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमने उसको सीख लिया है, तो अब हम आगे से अपने आप उस काम को कर पाएंगे।
हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में वो चीजें बदल जाएंगी। समझ रहे हैं आप? जो समस्या थी वो बदलकर क्या बन गई? समाधान बन गई। तो अब अगर आपके व्यवहार में इस तरह से परिवर्तन आ जाता है तो आप ये मानेंगे कि आपका अधिगम हुआ है, आपने किसी चीज को सीख लिया है। फिर उसके बाद आता है विचार अभिव्यक्ति की समझ। अब ये विचार अभिव्यक्ति की समझ क्या है? इसको समझना शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो केवल अपनी बात को कहने से मतलब रखते हैं। वो बात कैसे कही गई है, किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे वो बात कही गई है उस व्यक्ति को वो बात समझ भी आई है या नहीं आई है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रहता। उन्हें केवल बोलने से मतलब है ना? तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह की प्रवृत्ति का है कि वो केवल बोल रहा है, बोलने के लिए बोल रहा है, जवाब देने के लिए जवाब दे रहा है, तो क्या आप उसे विचार अभिव्यक्ति मानेंगे? क्योंकि जो व्यक्ति केवल बोलने के लिए बोलेगा, वो सोचेगा नहीं, वो परिस्थितियों को या वातावरण को या स्थितियों को समझकर बोलने का प्रयास नहीं करेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा ना कि कुछ लोगों की आदत होती है केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति कुछ भी बोलेंगे, अप्रासंगिक बोलेंगे। मतलब आप बात कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में जाने की और वो आपको बताने लगेंगे पुलिस स्टेशन के बारे में। आप बात करना चाह रहे हैं बारिश की, वो डिस्कस करने लगेंगे कि सूखा पड़ जाता है फिर। समझ रहे हैं? तो अभिव्यक्ति तो वो भी है, लेकिन जब हम यहाँ पर रिफ्लेक्शंस की बात करेंगे या विचार अभिव्यक्ति की बात करेंगे, तो हमें ये समझना है कि हम प्रासंगिक बोलें, सार्थक बोलें। और आपका बोलना या आपके विचारों की अभिव्यक्ति सार्थक कैसे होगी? जब आप संदर्भों को समझेंगे, किस विषय में बात हो रही है, अगर आपको उसकी जानकारी है तो आपकी जो अभिव्यक्ति होगी वो सार्थक होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, बल्कि वो सार्थक ही होंगी अगर आप चीजों को समझ कर बोल रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमें इन 3 बिंदुओं का अध्ययन करना है इकाई 1 में। तो आप आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि अधिगम और विचार अभिव्यक्ति की समझ से आपके साथ क्या चीज साझा करने का प्रयास इस पेपर में किया जाएगा, कि आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन होता है चीजों को जानने और समझने के बाद, वो आपका अधिगम होगा। और विचार अभिव्यक्ति को इससे जोड़ रहे हैं कि आपने आपकी जो क्षमताएं हैं उसमें चीजों को, घटनाओं को, जगहों को देखने की, उन्हें निरीक्षित करने की, मतलब उनका निरीक्षण करने की, और निरीक्षण के बाद अब उसके एक विश्लेषण चलता है चीजों को लेकर ना, इसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, किस लिए ये वाला काम हुआ, है ना? तो उन सब चीजों को जब आप जान पाएंगे और जानने के बाद जब आप कुछ बोलेंगे उसके विषय में, तो ऐसी संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी कि आपकी जो अभिव्यक्ति है, विचार अभिव्यक्ति है, वो समझ के आधारित है, समझ पर आधारित। ठीक, तो इसमें सबसे पहला बिंदु हमें क्या समझना है कि अधिगम कैसे होता है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, या हम इसमें ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हम चीजों को सीखते कैसे हैं, हमें चीजों की जानकारियां कैसे मिलती हैं, हम उनकी प्रक्रियाओं को कैसे जान पाते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। आप किसी चीज को देखकर भी सुन सकते हैं, देखकर भी समझ सकते हैं, माफ कीजिए, देखकर भी समझ सकते हैं, सुनकर भी समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ना देखने से समझ आता, ना सुनने से समझ आ रहा है, आप उसे करके देखेंगे खुद से। जब आप उस काम को करने लगेंगे तो आपकी समझ जो है वो विकसित होगी चीजों को लेकर। अब ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पर जो बिंदु लिए हैं इस पेपर में, जो शिक्षा का ये जो विषय है वो आपसे बात करना चाहता है, संदर्भ के साथ चिंतन। संदर्भ क्या है? आपका वातावरण। आप किस वातावरण में हैं और आप किस वातावरण की बात करना चाहते हैं, वो आपका संदर्भ कहलाएगा। उसके साथ चिंतन का मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि हम किस परिस्थिति में बैठे हुए हैं अभी, हमारी क्या स्थिति है। हम बस स्टॉप पर बैठे हैं, या हम किसी खेल के मैदान में बैठे हैं, हम किसी विद्यालय में बैठे हैं, हम किसी कक्षा में बैठे हैं, है ना? किसी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ बैठे हैं, किसी छोटे बच्चे के साथ बैठे हैं, किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ बैठे हैं। तो आपको वो संदर्भ देखना है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जब आप बात करते हैं तो आपकी समझ उसको लेकर ज्यादा बेहतर बनने की सिचुएशन
होंगी और सामने वाला व्यक्ति भी आपकी अभिव्यक्तियों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। तो संदर्भ के साथ चिंतन में कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ को इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो आपको जो अपना वातावरण है, आपकी जो परिस्थिति है, सामने वाले की जो परिस्थिति है और वातावरण है, उन दोनों का समन्वय करते हुए सोचना है। और जब आप दोनों को मिलाकर देखेंगे तो आपको बहुत हद तक एक बात समझ आ जाएगी कि हम क्या बात करना चाहते हैं या हमें क्या बात करनी चाहिए, हम ये बात क्यों कर रहे हैं, और जब इस बात को कर लेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें आपके मन में, आपके मस्तिष्क में जो है वो क्या कहते हैं उसको, एक तस्वीर का रूप ले लेंगे, आपको बहुत बेहतर तरीके से वो समझ आएगी। तो संदर्भ का चिंतन हुआ। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन में आपको आंखें बंद करके वातावरण नहीं देखना है कि आपने देख लिया पार्क में बैठे हैं, पार्क में कुछ फूल हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग जो है वो टहल रहे हैं, बस हो गया। केवल उससे हमारा रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा, या मतलब मैं कहूंगी कि आप उसे बहुत तार्किक रूप में नहीं ले पाएंगे। सेकंड रूप में क्या हो सकता है, आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि उस जो भी आपने अभी तक जाना है, देखा है, उसको विश्लेषण, आलोचना या फिर विश्लेषणात्मक, दोनों चीजें सेम ही है। उसमें आपने देखना है उसमें अच्छा क्या है, क्या क्या उसमें खासियत है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, किन चीजों से उसकी उपयोगिता जो है वो, किन बातों से उसकी उपयोगिता बढ़ी हुई है। और बिल्कुल इसके साथ साथ में आपको ये भी देखना है, या फिर हम देखते हैं आलोचनात्मक चिंतन में, कि उस परिस्थिति में, उस घटना में, उस अनुभव में क्या अच्छाइयों के साथ साथ क्या चीजें हैं जो नकारात्मक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी वस्तु पर, या किसी जीव जंतु पर, प्रकृति पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्या गलत प्रभाव पड़ सकता है। और अगर कोई गलत प्रभाव है तो उसको हम और ज्यादा कम कैसे कर सकते हैं, और अगर अच्छे प्रभाव है तो उन अच्छे प्रभाव को और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि जो हमारा परिदृश्य है सोचने का वो और ज्यादा बेहतर बने। तो आलोचनात्मक चिंतन में आपको बेसिकली 3 चीजें लेकर चलनी होती, उसमें क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं, नंबर 2 उसमें क्या नकारात्मक चीजें हैं, क्या हानियां हैं, क्या कमियां हैं उनके बारे में, और तीसरा कुछ एक न्यूट्रल पॉइंट्स भी होते हैं, बेसिकली वो संतुलन स्थापित करने के बिंदु हैं, और हम कमियों को कम करके और जो उसकी गुण है उसको और बढ़ाने पर विचार करके इन चीजों को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव उसमें लेकर चलते हैं, ताकि विकास जो है वो हो पाए। तीसरे नंबर पर है रचनात्मक चिंतन। जब ये दोनों चीजें आप कर पाएंगे ना, आप स्टेप वाइज देखकर चलेंगे, आपने संदर्भ के साथ चिंतन कर लिया, बातों को सोच लिया, जान लिया, देख लिया, और फिर आपने उसके अच्छाइयां बुराइयां उन सब चीजों को भी देख लिया, कैसे वो कमियां कम हो सकती हैं, कैसे वो विशेषताएं बढ़ सकती हैं। अब हमारे मन में एक तीसरे तरह का परिदृश्य उत्पन्न होने लगेगा मस्तिष्क में, दैट इज रचनात्मक चिंतन। अब आप खुद सोच पाएंगे कि भाई मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेरी क्या भूमिका यहाँ पर हो सकती है। वो जो विचार आएगा कि आपने संदर्भ को देख लिया, उसके सारे पक्षों को खंगाल के देख लिया कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। अब आपके मन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, या नेक्स्ट थॉट आएगा, क्वेश्चन सॉरी, अगला जो विचार आपके मन में आएगा वो यूनिक होगा अपने आप में, क्योंकि अब आप अपने अनुभव उसके साथ जोड़ पाएंगे। अभी तक आपने इसको कॉन्टेक्सचुअलाइज किया था ना, संदर्भ के साथ समझने की कोशिश की थी, वातावरण को देखा था, अब आप उसे अपने साथ जोड़ पाएंगे, वहीं से आपका रचनात्मक चिंतन जो है वो शुरू होगा। रचनात्मक का मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति का हूबहू नकल नहीं करें। कुछ लोग होते हैं ना कॉपी पेस्ट, वो कॉपी पेस्ट ना होकर रचनात्मकता क्या कहती है कि हर बात को लेकर आपके मन में कोई दूसरा विचार हो सकता है, क्योंकि आपका अनुभव अलग है, आपकी परिस्थिति अलग है, आपने जीवन में अलग अलग चीजें सीखी हैं, देखी हैं, आपकी क्षमताएं अलग हैं, है ना, चीजों को करने की आपकी योग्यताएं अलग हैं, आपकी कमियां अलग हैं, आपका अलग ही दृष्टिकोण होगा चीजों को देखने का। तो वो जो व्यक्तिगत रूप से आपका अपना दृष्टिकोण है, वही बेसिकली आपकी रचनात्मकता होगी, या किसी भी व्यक्ति की वही रचनात्मकता होगी। और फिर आपका अगेन अभिव्यक्ति चिंतन, अब जो आप रिफ्लेक्ट करेंगे चीजों को समझने के बाद, किसी भी रूप में हो सकता है वो रिफ्लेक्शन, मौखिक हो सकता है जब आप बोलकर बता रहे हैं, लिखित हो सकता है जब आप लिखकर बता रहे हैं, और इन दोनों के अलावा हाव भाव के माध्यम से भी हो सकता है जब आप न लिख रहे हैं न बोल रहे हैं, अपनी शारीरिक
भाषा के माध्यम से भी आप अपने चिंतन की अभिव्यक्ति जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें अभी आप आगे इसमें चीजें देखेंगे कि अभिव्यक्ति के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जर्नल्स के माध्यम से हो सकती हैं, फिल्मों के माध्यम से हो सकते हैं, आप वीडियोग्राफी के माध्यम से कर सकते हैं, आप अपना खुद की कुछ रिकॉर्डिंग के माध्यम से कर सकते हैं उन चीजों को लेकर। तो कोई भी आप वे ले सकते हैं, लेकिन वो ले कब पाएंगे? जब आपने चीजों को अच्छे से समझा हो, आपने चीजों को देखा हो और आप अपने आप उनके साथ जुड़ पाए हो, तभी वो अभिव्यक्ति चिंतन जो है वो आपका बेहतर हो पाएगा। दूसरे नंबर पर इसमें जो पॉइंट आता है वो है अध्ययन कौशल। अब आपने देखना, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना और कौशल मतलब कि केवल किसी चीज को पढ़ लेना। जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने कुछ लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पर पढ़ा अधिगम और विचार अभिव्यक्ति, और मुझे नहीं पता कि अधिगम क्या होता है, विचार क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या होता है। समझ रहे हैं? यानी कि आपको जो आपने पढ़ा उसका अर्थ आपको नहीं पता है, तो आपका जो पठन है, क्या वो वाकई पठन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्योंकि पढ़ना क्या होता है बेसिकली, जब आपने जो भी शब्द, जो भी अक्षर, जो भी वाक्य, जो भी अनुच्छेद, कोई भी चीज आपने पढ़ी है, अगर आप उसे अपने शब्दों में बता पा रहे हैं, तभी हम ये मानेंगे कि आपकी उसको लेकर समझ बनी है, कुछ आप समझ पाए हैं कि आपने ये क्या पढ़ा है। ठीक है? तो वही कौशल होता है। कौशल मतलब आपकी एक शैली है कि आप चीजों को लेकर कैसे समझते हैं, आपकी एक योग्यता है, आपकी एक विशेषता मानी जाएगी, है ना? तो अब अध्ययन कौशल में क्या होगा, हम किन 3 चीजों की यहाँ पर बात करेंगे। बिंदुवार लिखना, कि जब भी आप कोई चीज देखते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी क्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी अनुभव से को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आया है, तो आप इस तरह की जो एक्टिविटी उन्हें कर सकते हैं कि सबसे पहला काम है बिंदुवार लिखना, यानी कि नोट मेकिंग इसको कहेंगे बेसिकली, कि आप कुछ भी लिखते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, अगर आपने उसको लिख लिया है साथ में पॉइंट्स में, एक क्रम में, तो आपको उस जगह के बारे में, उस अध्ययन के बारे में जो भी आपने पढ़ा है, समझ बनाना जो है वो सरल होगा। और जब तक आपकी समझ नहीं बनेगी किसी चीज को लेकर, तब तक आप उसे खुद से जोड़ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं बनी, खुद से जोड़ भी नहीं पाएंगे, तब आप जो वो एक होता है ना प्रभावित या प्रभावपूर्ण विचार अभिव्यक्ति या रिफ्लेक्शन जो है वो चीजों को नहीं दे पाएंगे। और हम बार बार यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल करें जो रिफ्लेक्शन या विचार अभिव्यक्ति है, कि केवल अभिव्यक्त नहीं करना है, केवल बोलना नहीं है, वो बोलना है जो आपको समझ आए, जो आपकी अपनी समझ है, जब आप उससे बताना शुरू करते हैं, वो आपकी अभिव्यक्ति मानी जाएगी। ठीक, इसी के अंतर्गत अगला बिंदु बनेगा आलोचनात्मक पठन का। आलोचनात्मक पठन में जैसे हमने आलोचनात्मक चिंतन की बात की थी, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें चिंतन कर रहे हैं हम कुछ। चिंतन मतलब वो एक मस्तिष्कीय क्रिया है ना आपकी, आप समझ रहे हैं, चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर जो अंतर है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। पठन में क्या होगा कि यहाँ पर केवल हम उन चीजों को लेकर चल रहे हैं जो आपके पास पठन सामग्री के रूप में, यानी कि पढ़ने के लिए जो चीजें उपलब्ध हैं उस पर। अब जो भी आपने पढ़ा उसका आलोचना से क्या संबंध रहेगा कि आपने जो पढ़ा आप उसके बारे में ये जान पाएंगे कि उसकी अच्छाइयां क्या हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, विशेषताएं क्या है उसकी, है ना? उन विशेषताओं को आप व्याख्यायित कर पाएंगे। अगेन, चूंकि आलोचना या विश्लेषण दोनों शब्द मतलब काफी हद तक सिमिलर रूप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो दोनों में ही वही 3 बिंदु जो आलोचनात्मक चिंतन में थे, आलोचनात्मक पठन में भी रहेंगे, कि आपको विशेषताएं बतानी है, नंबर 2 आपको उसकी कमियां बतानी है, नंबर 3 आपको उसके न्यूट्रल पॉइंट्स देखने हैं, समझने की कोशिश करनी है चीजों को लेकर, है ना? तो अगर अब आप ये कर पाते हैं, तो आप अपनी अभिव्यक्तियों को एक लाइव रूप दे पाएंगे, प्रभावपूर्ण रूप जो है वो दे पाएंगे। अगर किसी भी बच्चे का यहाँ तक कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर अभिव्यक्तियों के अध्ययन कौशल, है ना? आलोचनात्मक पठन में हम उन चीजों को बेहतर, उनकी विशेषताएं बता पाएंगे, उनकी कमियां बता पाएंगे और उन चीजों को ढूंढ पाएंगे जो वहां पर समन्वय लाने में मदद करेंगी, यानी कि कमियों को ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए और जो विशेषताएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इसमें तीसरे नंबर पर है स्मृति सहायक। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम उन्हें भूल जाते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से 10-20 साल पहले मिले थे, 20 साल के तो खैर आप टोटल खुद ही होंगे, सपोज 10 साल पहले आप किसी से मिले और आप भूल गए हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है और आपको थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है जब वो बंदा आपके सामने आता है कि मुझे इसका चेहरा कुछ जो है वो जाना पहचाना सा लग रहा है। तो वो जो उसके चेहरे की जो भाव भंगिमाएं हैं, जो उसका नैन नक्श है, वो आपका स्मृति सहायक बन जाता है। आप ये याद करने का प्रयास कर पाते हैं कि मैंने इसको कहीं पर देखा तो है। फिर वो कोई और बात बताते हैं कि हम वहां पर मिले थे, हमने ये किया था। तो वो सब पॉइंट्स क्या कहलाएंगे आपके स्मृति सहायक, यानी कि किसी भी वस्तु को लेकर आपकी जो याददाश्त है उसको वो बनाने की कोशिश करते हैं। बनाने की कोशिश से मतलब वो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ हम वहां पर गए थे, हाँ हमने वहां पर ये वाला काम किया था, हाँ हम उस व्यक्ति से मिले थे। ओके, थैंक्स फॉर यू ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्सेज बेटा। मुझे लग रहा है मेरा स्क्रीन जो है वो नजर आ रहा है। Dipanshu said कि मैम कैन यू explain this in English? Yes, Dipanshu, I can do that. I will try to be bilingual. दोनों तरह से मैं उनको करने की कोशिश करती हूँ ताकि सभी बच्चों को समझ आए। फिर एक बच्चे ने पूछा है, दैट इज खुशबू, मैम आलोचना और विश्लेषण में क्या फर्क है? आलोचना, ओके मैम प्लीज शेयर द पीपीटी आफ्टर द क्लास, ऑफ कोर्स। मैं खुशबू भी आपके पास आपकी बात को शेयर करती हूँ। आलोचना और विश्लेषण में क्या फर्क है? अगर सिर्फ आप आलोचना लेकर चल रहे हैं खुशबू, तो वहां पर आप ये मानेंगे कि आप सिर्फ कमियों की बात कर रहे हैं। और विश्लेषण जो है वो कमियां और विशेषताओं को देखने के बाद आप एक कंक्लूजन पर पहुंचने लगते हैं कि ये चीज ऐसे होगी, इसका ये मतलब हो सकता है। तो आप एक जब एक फाइनल आप बात पर पहुंच रहे हैं तो वो आपका विश्लेषण जो है वो कहलाता है इन जनरल। पर समहाउ मोर और लेस दोनों में सेम ही है कि हम दोनों की क्वालिटीज बता रहे होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव क्वालिटी है चाहे वो नेगेटिव क्वालिटी। अंजलि वांट टू से दैट अधिगम को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अधिगम का मतलब है अंजलि सीखना, और सीखना क्या होगा? जब किसी वस्तु को जानकर और समझकर या किसी कार्य के विषय में जानकर या समझकर हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाता है, और वो परिवर्तन लगभग हम मानकर चलते हैं कि वो स्थायी परिवर्तन है, तो हम ये मानते हैं कि वो हमने सीख लिया है, हमारा अधिगम हो गया है। जी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। लिखना मतलब मैम, जैसे हमने पढ़ने की बात की, आपने नाम नहीं डाला है इसमें, किसी बच्चे ने पूछा कि बिंदुवार लिखने का मतलब होता है कि आपने जिन चीजों को देखा, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी एक क्रम होती है ना चीजों को देखने की। मान लीजिए आप किसी कमरे में घुसे, तो आप ये तो नहीं ना पूरा कमरा एक साथ ही देख लिया है, वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन जिसको हम देखना कहते हैं या निरीक्षण कहते हैं, वो निरीक्षण जो है वो आप किसी बिंदु से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी दीवार को देखना शुरू किया है, उस दीवार पर क्या क्या चीजें थी, फिर दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार, फिर आपने छत देखी या आपने फर्श देखा। तो आप एक सिस्टम जब करते हैं तो सिस्टम को बेहतर रूप से समझने के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि आप बिंदु मतलब पॉइंट्स में नोट्स बना लीजिए अपने, ताकि जब आपको ये कहा जाए या आपने अभिव्यक्ति देनी है उस कमरे के बारे में, तो आप उस कमरे की हर चीज के बारे में बात बता पाए कि वहां पर ये चीजें थी, ये चीजें नहीं थी, है ना? रजत वांट टू से दैट मैम कैन यू शेयर दिस इन पीपीटी फाइल, ताकि हम, हाँ बिल्कुल रजत मैं इसको शेयर करूंगी। माय क्वेश्चन इज, द्वंदात्मक चिंतन क्या होता है?
द्वंदात्मक का मतलब होता है दो स्तरीय, बेसिकली द्वंद, ठीक है। और अगर द्वंद से मतलब आपने स्पेलिंग बड़ी अजीब सी लिखी है रौनक जी, कि द्वंद एक संघर्ष के रूप में भी कह सकते हैं, जब आपके मन में कोई चीजें द्वंद मचा रही होती है, यानी कि संघर्ष चल रहा होता है, अच्छी या बुरी, किस वे में लेकर चलेंगे। ओके, तो अभी आप क्वेश्चन, मैम आपकी कोई ग्रुप, आप ना मुझे भी सब्जेक्ट की रिलेटेड अगर पूछेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। स्थायी और अस्थायी अधिगम क्या है, समवन वांट्स टू नो। इन्होंने नाम नहीं लिखा। स्थायी का मतलब होता है जो परमानेंट है, परमानेंट मीन्स जैसे आपने, जब आप छोटे बच्चे थे और आपने स्कूल जाना शुरू किया, तो आपने वहां पर कुछ चीजों को समझा, जाना, और वो समझना और जानना इतना स्थायी हो गया। पढ़ने की मैं बात करूं, मान लीजिए आपने कायदे से पढ़ना शुरू किया था, जो छोटा ABCD या फिर अनार वाला कायदा होता है, उसके साथ पढ़ना शुरू किया, और वो आपको इतने अच्छे से समझ हो गया, या आपने उसको याद कर लिया, और चीजों, जब आपने किताबों को पढ़ने का इतना अभ्यास कर लिया कि अब जब आप किसी चीज को पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको कहीं पर भी ये नहीं देखना पड़ता कि मैं कायदा उठाऊं और मुझे ये वाला अक्षर कौन सा है या ये वाला शब्द कौन सा है। आप फटाफट सारी चीजें पढ़ पाते हैं, और जो पढ़ा है उसको समझ भी पाते हैं। तो ये जो जो स्कूल टाइमिंग्स में आपने सीखा था छोटे बच्चों के रूप में, प्राइमरी सेक्शन में, वो जो पठन सीखा था आपने, वो आज भी आपके काम आ रहा है, तो वो आपकी स्थायी लर्निंग है। अस्थायी लर्निंग क्या होती है, हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसे, हमने उन चीज को किया और फिर उस काम को करना छोड़ दिया, उसके बाद हमें जीवन में कभी उसका जरूरत नहीं पड़ी इस्तेमाल करने की, तो वो अस्थायी अधिगम है। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो सबसे पहले आप अस्थायी अधिगम ही करते हैं। जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं, आप समझने और जानने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका अस्थायी अधिगम होता है। फिर आप अभ्यास करते हैं, बार बार चीजों को रिपीट करते हैं, है ना। तो अब लगातार प्रैक्टिस करने से, लगातार रिपीट करने से वो चीजें जो है वो परमानेंटली आपके दिमाग में बैठने लगती है कि हाँ, ये वाला काम ऐसे ही होगा। जैसे कि काले बादल छाए हुए हैं तो बारिश होगी, वो एक स्थायी लर्निंग है आपकी, ठीक है। तो पहले आप अस्थायी अधिगम ही करते हैं, अस्थायी रूप से ही सीखते हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके उसको स्थायी लर्निंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। सृजनात्मक चिंतन का मतलब है कि आपने जो चीजें देखी हैं उनको समझकर, जानकर, अपने जीवन की स्थितियों से, अपनी खुद की योग्यताओं से जोड़कर जब आप उसे इस्तेमाल कर पाते हैं, तो वो आपका सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन जो है वो माना जाएगा। बिंदुवार लेखन की कोई परिभाषा नहीं है चेतना जी, इसमें केवल ये समझना है बेटा कि बिंदुवार मतलब पॉइंट, एक सिस्टम में आपने काम करना है ना। और लेखन मतलब आप लिख रहे हैं, तो जो सिस्टम में आप लिख रहे हैं, जब आप उसे दोबारा रिपीट करेंगे, देखेंगे, तो आपकी समझ बन पाएगी कि जो चीजें लिखी थी उसका एक अर्थ था। क्योंकि मान लीजिए आपको मैं कहीं बहुत, सपोज आप किसी, मान लीजिए आप दिल्ली में लाल किला में घूम रहे हैं, ठीक है। लाल किला के बारे में आपको अपना रिफ्लेक्शन देना है किसी को कि लाल किला किस तरह का है, क्या चीजें वहां पर, तो आप देखेंगे वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, कल्चरल फैक्ट्स हैं, है ना। अलग जो आजकल के रेलिवेंसी में, आजकल जो डे टू डे लाइफ का है, वो वाले फैक्ट्स हैं। तो उन्हें आप कैसे, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी जब आप लाल किला में जाएंगे, तो वो चीजें आपको याद भी रहें, आपकी स्मृति सहायक कोई चीज बनेगी कौन, जो आप बिंदुवार क्रम में पॉइंट्स अपने लिख कर लाएंगे, ताकि पूरी पिक्चर आपको समझ आने में मदद मिले, और जिसके सामने आप उसे रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब दिखाएंगे, बताएंगे, उन्हें भी वो चीज जो है वो व्यवस्थित रूप से समझ आ जाए। क्योंकि आई विश कि मैंने आपके सभी के प्रश्नों के उत्तर अभी दिए हैं। अब आप देखिए कि जो सेकेंड यूनिट है आपकी, सॉरी, फर्स्ट यूनिट में थर्ड पॉइंट जो है वो आपका अक्षरों से विचार, अधिगम की प्रकृति, डायरी लेखन, ब्लॉग और अन्य दृश्य साधन। ये जो पहला वाला पॉइंट है ना आपका कि अधिगम कैसे होता है, संदर्भ में आलोचनात्मक, रचनात्मक अभिव्यक्ति, आप इसी को जोड़कर देखिए, आप इस तीसरे वाले पॉइंट से, कि शब्दों के माध्यम से जो अधिगम की प्रकृति है वो किस तरीके से होती है, हम कैसे सीख रहे हैं,
चीजों से। उसमें डायरी लेखन भी आता है। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि उनका जो दिन प्रतिदिन का अनुभव है वो उसको किसी पेपर पर लिख लेते हैं या फिर किसी बुक की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो जो डायरी कहलाती है। तो उसको देखने की वो भी आपका रिफ्लेक्शन जो है वो माना जाता है, क्योंकि आप कोई चीज डायरी में लिख रहे हैं तो कोई आपको डिक्टेट तो नहीं कर रहा होता ना। आपने कोई अनुभव लिया है, किसी से आपने बातचीत की है, आपको वो बातचीत अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी है तो क्यों अच्छी लगी है, कितनी अच्छी लगी है, किन किन कॉन्टेक्स्ट में अच्छी लगी है ना। क्योंकि कोई किसी की भी बात हमें हमेशा तो अच्छी नहीं लगती ना। कोई पर्टिकुलर संदर्भ होता है उसका, कोई सिचुएशन ऐसी होती है जब हमें किसी के शब्द बहुत अपील कर जाते हैं, तो वो चीजें जो है आपके डायरी लेखन में आएंगी। ब्लॉग्स, कुछ लोग ऑनलाइन लिखते हैं। ऑनलाइन जो है वो सोशल मीडिया में आपका ब्लॉग जो है वो एक मीडियम के रूप में आता है, जहां पर लोग अपने विचारों को, अपनी पोएम्स को, अपनी स्टोरीज को, किसी वस्तु विशेष के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी मूवी के बारे में, जो उनके थॉट्स बनते हैं उन सबको लिखते हैं, दैट इज ब्लॉग। और अन्य दृश्य साधन कि जिन भी चीजों को आप देख पाते हैं, क्योंकि अधिगम का या फिर सीखने का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव रहता है, सुनना और फिर देखना। और सबसे प्रभावी क्या माना जाता है, कोई ऐसा मीडियम जिसमें हम सुन भी पाते हैं और देख भी पाते हैं। सेकेंड यूनिट में है अभिव्यक्त करने का अधिगम, कि आप इसको कैसे करेंगे, किन किन चीजों के माध्यम से करेंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पर अभिव्यक्त करने के माध्यम के यंत्रों की बात हम शायद कर रहे थे सेकेंड यूनिट में। लर्निंग टू रिफ्लेक्ट, नहीं, हाँ, अभिव्यक्त करने, अब कैसे उसको अभिव्यक्त करेंगे आपने जो सीखा है। तो इस पेपर में आपको सीखने हैं मॉडल्स बेसिकली, कि कौन कौन से बेस्ट वेज हो सकते हैं अपने आप को अभिव्यक्त करने के। ये तो आपका बेस रहेगा जो फर्स्ट यूनिट में किया आपने, कि ये तो होना ही चाहिए। अब उसको कैसे करेंगे, मतलब हाउ का जो आंसर है वो मिलेगा आपको। गिब्स का मॉडल पढ़ना है आपने, कॉल्ब का मॉडल पढ़ना है। स्कॉलर्स के नेम है गिब्स, कॉल्ब, स्कूज और स्क्वाल। अब इसके बाद अभिव्यक्ति का अधिगम करने के यंत्र। अब जब आप रिफ्लेक्शन करना सीख रहे हैं बेसिकली, अभिव्यक्ति का अधिगम का मतलब क्या होता है कि आपको ये सीखना है कि हमें अभिव्यक्त कैसे करना है, हमें अपने आप को रिफ्लेक्ट कैसे करना है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग चीजों को लेकर। तो वहां पर आपके बहुत सारे यंत्र का मतलब है टूल्स, कौन कौन से मेथड्स का, कौन कौन सी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो आप। शोध लेखन कर सकते हैं आप, रिसर्च राइटिंग होता है ना, शोध पत्र लिखना, शोध आलेख करना, है ना। नंबर 2, डायरीज, हमने अभी बात की कि लोगों को अपने अनुभव लिखने का की एक आदत होती है, वो डायरी कहलाएगी। ब्लॉग, दृश्य श्रव्य, यानी कि इसमें ऑडियो वीडियो जो भी आपके पास, सपोज आप मूवी देख रहे हैं, आप सुन भी पा रहे हैं, आप उसको देख भी पा रहे हैं, दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न, है ना। मानव निरीक्षण समूह, कुछ इस तरह के कोर्सेज होते हैं, कुछ इस तरह के समूह बनाए जाते हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटी को, आपके बीइंग अ पर्सन, एक इंसान के रूप में आपको ऑब्जर्व किया जाता है और आपको ये बताया जाता है वहां पर कि भैया ये आपकी अच्छी बातें हैं, ये आप में थोड़ी गड़बड़ चीजें हैं, अच्छी बातों को बढ़ा लीजिए, गड़बड़ चीजों को थोड़ा कम कर लीजिए, तो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत बेहतर होगा। कार्यात्मक शोध, इसमें एक्शन रिसर्च आती है। बेसिकली हमारी जो डे टू डे लाइफ में, हर रोज की लाइफ में हमारे साथ जो समस्याएं होती है ना, उन समस्याओं को हल करने का जो तरीका होता है वो एक्शन रिसर्च कहलाता है या फिर कार्यात्मक शोध कहलाता है। कि जैसे मान लीजिए आपको स्वेटर बनाना नहीं आता है ना, तो अब आप एक्शन रिसर्च करेंगे। एक्शन रिसर्च में क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि स्वेटर बनाना किसे आता है, किसके पास अप्रोच करेंगे, है ना। उस पर्सन के पास गए, फिर वो आपको बताएगा क्या क्या चीजें चाहिए उसके लिए, आपने मटेरियल कलेक्ट किया। अब तीसरे नंबर पर मेथड आया, भैया इसको ऐसे ऐसे करके सिलाइयों से, ऊन सिलाई के साथ बनाना शुरू करना है। अब बनाना सीख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या बनाना है, फिर किसके लिए बनाना है। तो ये सब चीजें आप स्टेप वाइज लेके चलते हैं। तो जब आप किसी काम को या किसी समस्या को एक एक करके स्टेप वाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका कार्यात्मक शोध की प्रक्रिया है बेसिकली। अगर आप अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं तो आपका कार्यात्मक शोध जो है वो पूरा माना जाता है। फिर उसके बाद है, अगर सपोज मान लीजिए आप गए, जिस व्यक्ति को आपको लगा था कि इस व्यक्ति को तो नहीं आ रहा स्वेटर बनाना, अब दूसरा व्यक्ति ढूंढेंगे, आपका कार्यात्मक शोध खत्म नहीं होगा।
चल रहा है। कब तक चलेगा? जब तक आपको स्वेटर बनाना नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपकी समस्या क्या थी? स्वेटर बनाना सीखना। ठीक। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास योजना। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स आते हैं तथा संवाद, बातचीत करना। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, आपकी अभिव्यक्ति उतनी ज्यादा बेहतर होने की संभावनाएं जो है वो होंगी। तो ये आपका यूनिट सेकेंड। ठीक। अब आपके पास है यूनिट थर्ड। अब इस यूनिट थर्ड में आपको ना प्रोजेक्ट वर्क आएगा इस पेपर में। आपको अच्छे से देख लेना, समझ लेना चाहिए। यहाँ पर क्या करना है कि कुछ चीजों के एग्जाम्पल्स दिए हुए, कुछ एक्टिविटीज दी हुई है। आपको किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करना है। किसी एक एक्टिविटी में, यहाँ पे 7 और 8 एक्टिविटीज आपके पास हैं, उसमें से किसी एक एक्टिविटी को आपने करना है। वही आपका प्रोजेक्ट भी बनेगा इस पेपर के तहत। ठीक है। तो क्या क्या चीजें होंगी? रिफ्लेक्टिव डायरी और जर्नल। या तो अपनी डायरी लिखेंगे या फिर जर्नल लिखेंगे। जर्नल मतलब कोई शोध पत्र लिखेंगे, शोध के रूप में चीजों को लिखेंगे। शोध में जब चीजें लिखते हैं तो पहले आप समस्या लिखेंगे, फिर समस्या का समाधान कैसे होगा वो लिखेंगे, किन किन के पास आप जाएंगे, आप अप्रोच कर सकते हैं, वो कैसे कैसे आपको मदद करेंगे। तो जब आप इस तरह चीजों को सिस्टमेटिक लिखते हैं तो आपका जर्नल या शोध लेखन भी कहलाएगा। तो यहाँ पर आपसे उम्मीद क्या की जाएगी कि लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट अ रिफ्लेक्टिव जर्नल ऑन लर्निंग ड्यूरिंग द कोर्स। इस पेपर आज की डेट से आप देख लीजिए, आज से लेकर और इस पेपर के खत्म होने तक आपका मेरे साथ इस पेपर को पढ़ने का क्या अनुभव रहा, आपने क्या चीजें सीखी, उन्हें आप क्रमवार लिखिए। क्रमवार मतलब कि बिंदुवार लिखिए, या बिंदुवार भी आपको कंफ्यूजन लग रहा था, मतलब आप ना पॉइंट्स में लिख लीजिए कि आपको क्या लग रहा था जब ये पेपर शुरू होगा, कि हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, कैसा होगा पेपर। तो जब आप पहली क्लास की तो आपको कैसा महसूस हुआ, दूसरी क्लास में कैसा हुआ, आपको क्या क्या समस्याएं आई इसमें, आपने उन समस्याओं का समाधान कैसे किया, मुझे मैसेज किया या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फिर कैसे कैसे बातचीत चली। उन सब चीजों की जो जर्नी है, आपकी पूरी यात्रा का जो अनुभव है अगले महीने तक, सपोज ये अप्रैल में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो इन अब से लेकर और लास्ट क्लास तक आपके जो भी अनुभव रहे वो आपको डायरी की फॉर्म में लिखने हैं और सबमिट कराने हैं। दूसरी एक्टिविटी इसमें हो सकती है, एक मतलब इसमें से ये आपके पास ना 3 और 2 5 और 1 6 एक्टिविटीज हैं, उसमें से हर बच्चे को कोई एक एक्टिविटी करनी है। ठीक है। दूसरी है डायलॉग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। इसमें आपको क्या करना है, आपको learners are expected to engage in a dialogue with one of their peer for at least 10 hours or a common theme and gender sensitivity, social context of learning and so on, and write reflexive notes after every dialogue. आपको अपने किसी भी साथी से कम 10 घंटे बातचीत करनी है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में 10 घंटे पूरे करने हैं, नहीं। आप 10 दिन में 10 घंटे कर सकते हैं, आप 20 दिन में 10 घंटे पूरे कर सकते हैं। हर रोज आधा घंटा बात कर लीजिए, लेकिन टॉपिक आपका सेम रहेगा। कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे इस पेपर में एग्जाम्पल के लिए लिखा है सिलेबस में कि जेंडर पर आप बात कर सकते हैं, लड़का और लड़की में समानता, या फिर समाज में हम कैसे सीखते हैं वो ले सकते हैं, या फिर भाषा कैसे सीखते हैं, कोई भी दोस्त कैसे बनाते हैं, आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए और सिर्फ उसी टॉपिक पर आपको अपने दोस्त के साथ 10 घंटे बात करनी है। समझ रहे हैं? और एक ही दोस्त के साथ बात करनी है, ऐसा नहीं कि 10 लोगों से 10 घंटे बात कर लिया आपने। एक व्यक्ति से एक टॉपिक पर 10 घंटे बात करनी है, और जो बात की है उससे आपकी क्या समझ बनी है, आपको क्या चीजें समझ आई हैं आपको, वो सब चीजें जो आपको इसमें मेंशन करनी है। ठीक है। तीसरा है इसमें राइट अ क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव एसे ऑन एनी रेलेवेंट इशू इन एजुकेशन। शिक्षा से संबंधित कोई भी एक विषय ले लीजिए, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, ओपन स्कूल की शिक्षा, रेगुलर शिक्षा, शिक्षा के प्रभाव, किसी देश के विकास में शिक्षा की क्या उपयोगिता हो सकती है, कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए और उस पर आपको एक पूरा निबंध लिखना है, जिसमें आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी बातें हो सकती हैं वो सब लिखेंगे। उसके बाद है क्रिटिकल इंसिडेंट जर्नल राइटिंग। लर्नर may be asked to write their experience reflection upon critical incident they have had. आपको कभी भी लाइफ में कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जो आपको याद है, हमेशा याद रहता है। कोई अच्छा अनुभव भी हो सकता है, कोई खराब अनुभव भी हो सकता है, तो आप उस अनुभव को लेकर भी एक शोध लेख या फिर एक
पूरा लेख, कम से कम 1000 शब्दों का लेख जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, समझ रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि आपने अपने आप को अभिव्यक्त करना कैसे सीखा है इस पेपर के थ्रू। आप उसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल, तस्वीरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किसी भी चीज का। ठीक है, फिर उसके बाद है रिफ्लेक्ट ऑन अ रियल एक्सपीरियंस वेयर यू फेल्ट मार्जिनलाइज्ड और ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड एंड रिफ्लेक्ट ऑन हाउ यू फेल्ट। अब यहाँ पर आपको अपने एक ऐसे अनुभव के बारे में बात करनी है जिसमें आपके साथ कोई भेदभाव किया गया, या आपको बिल्कुल अलग से लोगों ने समझा कि भाई इसके साथ तो हमने ऐसे बात करें। हो सकता है किसी ने आपको बहुत इंटेलिजेंट समझ लिया और कम कम बातें की हो, या फिर किसी अदर कम्युनिटी का समझ लिया है, कैसे भी लोगों ने आपको अलग से समझा है और अपने आप को आपने वहां पर थोड़ा अलग सा ही महसूस किया, अकेला सा महसूस किया है, उस अनुभव के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अगेन अपने शब्दों में लिखना है, अपने अनुभव के हिसाब से लिखना है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना। और लास्ट, identify, create images which portray reflection with a brief explanation for each image। आप कुछ तस्वीरें इकट्ठा कर सकते हैं, कोई भी तस्वीर जो आपको पसंद आता है, और उन तस्वीरों से आपकी क्या समझ बनी है उस पर आप एक लेख जो है वो लिख सकते हैं। मिनिमम शब्द आपके जो है वो 1000 शब्द तो रहेंगे, आप ज्यादा कर सकते हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यही आपका असाइनमेंट भी बनेगा। ठीक, बात करेंगे अभी डिपार्टमेंट में, शायद वो खुद ही आपके साथ शेयर कर लेंगे बेटा, ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो मेरा जो आज का जो क्लास है मैं यहाँ पर उसको एंड करना चाहूंगी। अगर आपकी कोई भी अदर क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका जो असाइनमेंट वाला पोर्शन है आप इसको अभी से भी शुरू कर सकते हैं। अगर क्लास के बारे में लिखना है, अपने अनुभव के बारे में लिखना है, तो साथ साथ कीजिए, ताकि जब आपको कोई दिक्कत भी अगर कहीं आएगी तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लूंगी अगर जरूरत पड़ी तो, ताकि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना पाए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं किसी भी चीज को लेकर उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख पाए। या आप लोग बना लीजिए ग्रुप और उसमें मेरा नंबर ऐड कर लेना। ठीक है, डायरी और जर्नल में सोनिया डिफरेंस होता है। डायरी जो है वो आपकी बिल्कुल जनरल होती है। जनरल मतलब आप किसी भी इवेंट को आगे पीछे सब चीजें करके लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 दिन डायरी नहीं लिख पाए हैं, तो आपको आज की बातें पहले याद आ रही थी, आपने आज लिख लिया, फिर कल की बात लिख दी, फिर आपको लगा कि नहीं यार कुछ और भी, कोई और थॉट आ रहा है, फिर आपने लिख लिया। तो डायरी बहुत सिस्टमेटिक नहीं रहती है इन जनरल। ये डिपेंड करता है वैसे पर्सन, कुछ लोग होते हैं वो डेट वाइज टाइम वाइज लिखते हैं उसको, है ना। लेकिन जब हम जर्नल की बात करते हैं तो जर्नल में जो है वो एक सिस्टम चलता है। पहले आप अपनी बात रख रहे होते हैं, अपनी समस्या, फिर आप उसके दायरों को देख रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो वो थोड़ा व्यवस्था ज्यादा रहती है जर्नल में। बाकी होगा वो भी आपके अपने ही शब्दों में, क्योंकि अभी हम आर्टिकल राइटिंग की जब हम यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा मतलब एक फॉर्मेट होता है उसका। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जर्नल का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, डायरी में बहुत ज्यादा फॉर्मेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरी कैसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम होंगे अप्रैल के बाद। ठीक है, आप सभी बच्चों ने yes, बिल्कुल नोट्स मिल सकते हैं। वैसे आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आप जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, तो फिर आई विश कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एनफ डिटेल में शेयर करेंगे आपके साथ, और मैं बुक्स की रीडिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। अभी मैं अपनी क्लास को एंड कर रही हूँ। अगर किसी को सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना पार्टिसिपेट किया, इतनी सारी चीजें मुझसे शेयर की, पूछी। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट कर पाए। ठीक है बेटा, राहुल सर, हेलो। जी मैम।
सर मेरा क्लास का टाइम ओवर हो गया, शुड आई लीव? Yes, ma'am. Thank you.